जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 के बारे में। कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी निकलेगी, क्या क्या इसमें आपकी योग्यता मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आप नए कैंडिडेट हो तो मैं आपको बता दूं दोस्त, इसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है। आपकी 70,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी। योग्यता सिंपल 12वीं पास मांगी गई है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उससे अच्छा आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर लो। ठीक है। और आपका इसमें मैथ भी नहीं पूछा जाता है और डिपार्टमेंट भी इसमें अच्छे तगड़े मिलते हैं, जैसे सीबीआई वगैरह। तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी। सैलरी किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मिलती है, कौन कौन सी वो डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा आपकी एज लिमिट, ऑनलाइन डेट, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑनलाइन डेट के बारे में, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखो, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पिछला वैकेंसी निकला था अगस्त 2023 में निकला था, जनवरी 2024 में फाइनल हो चुका। अब 2024 का जो वैकेंसी है उसका आवेदन 16 जुलाई से होगा। आवेदन की लास्ट डेट 14 अगस्त रखी गई है। अब बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो फीस जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये, SC ST एक भी रुपए नहीं लगते हैं। आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सैलरी सब कुछ समझाऊंगा। अब देख लो इसकी एज के बारे में। तो देखो, इसमें दो प्रकार की वैकेंसी निकलती है। पहली ग्रुप डी, दूसरी ग्रुप सी। ग्रुप डी में आपकी एज जो होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए। अगर अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए एज आपकी 18 से 30 साल होना चाहिए। वैसे तो आपकी दोनों एक साथ अप्लाई होती हैं, अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये ऑप्शन रहता है जब आप ऑनलाइन करोगे। ठीक है। इसके अलावा आपका एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाता है। आप अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की इसमें आपको छूट मिलती है। अब बात करें इसकी एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप सुन लो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका 12वीं पास आप इसमें होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। कहने का मतलब चाहे आपने आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे बायोलॉजी से किया हो, मतलब मैथ से या बायोलॉजी से किया हो। ठीक है, आपने केवल 12वीं पास किया हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कितने भी परसेंटेज बनी हो इससे भी कोई मतलब नहीं, पास होनी चाहिए। अब देखो इसकी डिपार्टमेंट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो भाई साहब, डिपार्टमेंट आपका, आप बोलते हो भाई रेलवे में वैकेंसी नहीं निकलता, आर्मी में वैकेंसी नहीं निकलता, मुझे इसमें जाना, मुझे उसमें जाना। तो देखो डिपार्टमेंट रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको स्टेनोग्राफर का वैकेंसी मिलेगा। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग में। ठीक है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जितना भी IB है ना, देखो CBC क्या करता है, जैसे आपकी ED हो गई, CBI हो गई। ठीक है, और भी आपकी एजेंसी हो गई, या ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस हो गई, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, ग्रुप ए में आता ना। तो उन सब पर नजर रखता है CBC। अगर कोई घूसखोरी करेगा तो CBC आपका ध्यान रखता है। ठीक है। और एक कोई आपका किसी सरकार के अंडर में नहीं है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र स्वतंत्र है ये आपका CBC। ठीक है, भारतीय सतर्कता आयोग। तो थोड़ा मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर आपका NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर आपका MES मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि आपकी विदेश मंत्रालय है, जिसमें कई युवाओं का जाने का सपना होता है, क्योंकि हम फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, रसिया में जाना चाहते हैं। तो भाई MES इसके द्वारा आप जा सकते हो, स्टेनोग्राफर के द्वारा 12वीं पास। ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें भी आपका वैकेंसी निकलता है।
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका बॉर्डर की जितनी भी रोड है वो बनाता है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों सेना है, चाहे आपकी थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे आपकी जल सेना हो, सभी में आपकी ये वैकेंसी निकलती है। और फिर है आपका ED इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मे इसका नाम ही यार, इन्फॉर्मेट डायरेक्टरेट है, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा मैं भूल गया हूँ, परिवर्तन निदेशालय, ठीक है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 40+ डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट में आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आपका आप देख सकते हो ED जो है आपका अभी वर्तमान में केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है, जो भी आपका घोटाला हो, ठीक है। तो ED की आप समझ सकते हो क्या अहमियत है। और ED CBI IB नहीं, CBI ED इन सब पर नज़र कौन रखता है? CBC, ठीक है। अगर ये घूसखोरी करेंगे तो कौन नज़र रखता है? CBC, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ डिपार्टमेंट में, आपको जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो मैं आपको बताया हूँ। फिर है आपका पोस्ट के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी निकलेगी। तो आपको 2500+ पदों पर आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जो पिछली वैकेंसी निकली वो आपकी 1400 कुछ पोस्ट पर निकली, उससे पहले जो वैकेंसी निकली वो आपकी 3700+ पोस्ट पर निकली थी। तो पिछले वर्ष आपकी वैकेंसी थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आने के चांस है वो 2500+ वैकेंसी आपकी आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर हम जानेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेप में रिटन एग्जाम, जिसमें आपका रीजनिंग 50 अंक, GK GS 50 अंक, इंग्लिश 100 अंक, टोटल 200 अंक का पेपर होगा। 200 अंक का ये पेपर होगा। माइनस मार्किंग 1/4 की होगी, और आपका टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कट ऑफ बनेगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा? स्किल टेस्ट में जैसे कि आपको पता है स्टेनोग्राफर का ये वैकेंसी है, तो आपका शॉर्ट हैंड का आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप C के लिए आपका आना चाहिए टाइमिंग, और 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप D के लिए आपका शॉर्ट हैंड का टाइमिंग आना चाहिए। अब बेसिकली शॉर्ट हैंड होता क्या है? तो मान चलो कोई भाषण है, कोई प्रधानमंत्री जी भाषण बोल रहे, कह रहे मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं घर जाना चाहता हूँ का ट्रांसलेट जो आपका स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में करेगा कुछ इस प्रकार से कर देगा। इतने से लिखने पर उसका हो गया, ठीक है, कि मैं घर जाना चाहता हूँ। खुफिया लैंग्वेज समझ लीजिए, खुफिया भाषा है, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, जिसने पढ़ाई की होगी वही समझ पाएगा, और ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में लिख देता है, ठीक है। तो यही इसी को शॉर्ट हैंड कहते हैं, शॉर्ट माने थोड़ा, ठीक है। तो आपको ये सीखनी पड़ेगी, इसको सर्च कर लीजिएगा। अगर आपने इंग्लिश और शॉर्ट हैंड तैयारी कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रीजनिंग और GK ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है। मैंने अभी 2023 के प्रीवियस के पेपर देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। केवल मेन चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका बल्ले बल्ले हो गया। इसमें मैथ नहीं पूछी जाती है। प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर कोई कैंडिडेट कहीं भाई मैथ नहीं बनता, हमको मैथ नहीं, तो भाई इसमें मैथ नहीं पूछा जाता है, 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई एक सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ना, चाहे वो मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट भी हो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको मेनली, अगर आप इसी को फोकस लेके चलोगे तो आप आसानी से निकल जाओगे, ठीक है। डिपार्टमेंट हो गए, अब हो गया आपका एग्जाम डेट, ठीक है। फिर सैलरी, एग्जाम डेट आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका एग्जाम डेट रखा गया। या तो अक्टूबर में ले लेगा या तो नवंबर में, या कुछ अक्टूबर कुछ नवंबर में, ठीक है। तो आपका एग्जाम डेट अक्टूबर नवंबर। अब बात करते हैं सैलरी, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 प्रकार की पोस्ट निकलती है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ। पहली तो ग्रुप डी की, ग्रुप डी में 2400 ग्रेड पे का आपका सैलरी मिलता है, जिसमें आपका इन हैंड सैलरी 25,500, प्लस में आपके अलाउंसेस जुड़ेंगे, TA DA HRA, इन सभी अलाउंस मिला के आपकी 40+ या आपकी 45+ सैलरी आपकी बनती है। और अधिकतर अधिकतर जो आपकी जॉब रहेगी, जो अधिकतर आपको कार्य करना पड़ेगा, वो आपको दिल्ली में रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। 8 घंटे का कार्य रहेगा, शनिवार और संडे की छुट्टी रहेगी, ठीक है। शनिवार और संडे की क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। 8 घंटे का कार्य रहेगा, यही इसका जॉब प्रोफाइल है। और सबसे अच्छी बात यही है,
जो आपको टीचर की तैयारी कर रहे हो तो सैलरी भी इसमें टीचर की बराबर मिलती है। ग्रुप सी की पोस्ट में मैं आपको आगे बताऊंगा टीचर की। और जो आप सीजीएल की तैयारी करते हो ना, सीजीएल में जितनी आपको सैलरी मिलती है ना उतनी आपको 12वीं पास में मिलेगी। कैसे देखो, ग्रुप डी की सैलरी बता दिया 45,000 प्लस। अब देखो ग्रुप सी की सैलरी। ग्रुप सी की सैलरी मिलती है दो प्रकार की। एक तो रहेगा 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 35,400, जिसमें आपका इन हैंड 35,400 प्लस अलाउंस से जोड़ोगे तो आपकी सैलरी बनेगी 55,000 प्लस, जो कि एक प्राइमरी टीचर की सैलरी रहती है 35,400 इन हैंड। और एक यूपी पुलिस दरोगा की भी 35,400, और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी आपकी 35,400 रुपया रहती है। ठीक है, सैलरी इन हैंड। वही सैलरी आपको 12वीं पास में मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आगे की सैलरी सुनो, अभी तो 55,000 पहुंचे, 70,000 पहुंच रहा है ना। तो 4200 ग्रेड पे हो गया। अब है आपका 4600 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे आपका इनकम टैक्स में मिलता है, कुछ डिपार्टमेंट है उसमें ही मिलता है। सीधे आप पीए बनते हो, ठीक है ना, पर्सनल असिस्टेंट। अब 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 44,900 इन हैंड, प्लस में अलाउंस जोड़ लीजिए 27%। तो इसमें डी आपका डीए है, डीएनएस अलाउंस 27%। तो इन सभी मिला के आपकी सैलरी बनती है 75,000 प्लस बनेगी। 70 भी नहीं कह रहा हूँ, 75,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी इसमें। ठीक है, 75 से कम नहीं बनेगी, लिख के ले लो। ठीक है, जो कि आपका एक टीचर की भी नहीं मिलेगी भाई। टीचर की मिले दिल्ली में रहने को मिलेगा आपको 100%, 99% आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी, शनिवार संडे की छुट्टी भी रहेगी। और क्या, जिसका घर पास है वो भी करेगा आ सकता है, दिल्ली का तो वही दिल्ली में ही रहना है। ठीक है, तो सैलरी में आपको बता दिया। ठीक है, और आपका जो इसमें जो सैलरी मिलती है वो आपकी सीजीएल के बराबर मिलती है। जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है उसकी भी इतनी है शायद, 4600 ग्रेड पे 44,900। सीबीआई का जो दरोगा होता है उसकी सैलरी इतनी है। एनआईए का जो दरोगा है उसकी शायद 35,400 है। लेकिन सीबीआई का जो दरोगा है उसकी सैलरी इसी के बराबर है। ठीक है ना। अब कौन सी डिपार्टमेंट आपका 4600 ग्रेड पे देता है, वो है आपका एमईएस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो आपकी भारत की तीनों सेना है। फिर आपका सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट है। ठीक है, 40 प्लस डिपार्टमेंट ग्रुप डी में है, और कुछ डिपार्टमेंट आपके 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब निकलता है। हालांकि उसमें वैकेंसी थोड़ा कम रहती है, कम रहेंगी क्योंकि 4600 ग्रेड पे का है। क्योंकि आप सीधा पीए बनते हो, पर्सनल असिस्टेंट, 4600 ग्रेड पे में। ठीक है, और 4200 ग्रेड पे में भी। तो ये थे कुछ जानकारी, सैलरी के बारे में भी बताया। कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए, सैलरी, जो प्रोफाइल, ठीक है, और इसके बारे में, रिटन एग्जाम के बारे में, एज लिमिट के बारे में, किसी के बारे में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।